अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम कहेंगे जो प्रेजेंटली एवरेज हो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस कि अगर जितनी कंसनट्रेशन मौजूद होगी कार्बन डाइऑक्साइड की उसी कंसनट्रेशन के मुताबिक क्या होगा हमारा टेम्परेचर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है वो अब्जॉर्ब करती है सनलाइट को। अब हमने एयर पोल्यूटेंट्स में कल स्टडी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इनहेल करते हैं। CO2 इज़ नॉट एयर पोल्यूटेंट, कि ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि ये तो अब्जॉर्ब होता है प्लांट से, प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। essential gas for plants and O2 is essential for animals। कि CO2 जो है वो लाजमी है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं वो CO2 को अब इनहेल करते हैं। CO2 इनहेल करने के बाद वो क्या करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। फोटोसिंथेसिस process in which plants prepare their food, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो प्लांट्स फूड प्रिपेयर कराएं with the help of CO2 and water। कि CO2 और वाटर की मदद से क्या करना है फोटोसिंथेसिस का अमल करना है, क्योंकि इस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और स्टोर करते हैं। इसी लिहाज से जो और साथ ऑक्सीजन भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इक्वेशन जो होगी वो CO2 प्लस H2O C6H12O6 6 प्लस 6O2 कि ऑक्सीजन साथ मैन्युफैक्चर करेंगे, तो जो ऑक्सीजन जहाँ मैन्युफैक्चर होगी वो करेगी रेस्पायरेशन, कि वो रेस्पायरेशन करेगी एनिमल्स में, कि वही ऑक्सीजन वो क्या करेगा ये ऑक्सीजन एक्सहेल करेगा, यानी ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए एनिमल्स क्या करेंगे उसको रेस्पायरेशन के प्रोसेस में इनहेल करेंगे, कि जानवर जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसी तरह पौधे क्या हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये एक नेचुरल बैलेंस है। नेचुरल बैलेंस से क्या होता है कि नेचुरल बैलेंस कि जो ऑक्सीजन बनेगी वो एक बाय प्रोडक्ट होगा। बाय प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट के साथ वैसे ही बन जाता है, उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। कि ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होने के बाद क्या कहते हैं वो एनवायरनमेंट में इसको बाहर निकाल देते हैं, और वो ऑक्सीजन उसी एनवायरनमेंट से एनिमल्स क्या कहते हैं अपने अंदर लेके जाते हैं, ताकि वो ज़िंदा रह सकें और ब्रीथिंग का प्रोसेस कैरी आउट कर सकें। इसी तरह जो जानवर हैं या इंसान हैं वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को वो एक्सहेल करते हैं, कि ये एक बैलेंसिंग चल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी हम एक्सहेल करेंगे वो प्लांट्स उतनी इनहेल कर लेंगे। यानी ये एक बैलेंस है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, अमाउंट, कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन की वैल्यू, अमाउंट और कंसंट्रेशन को बैलेंस किया हुआ है। बैलेंसिंग करने की वजूहात यही हैं कि एक ये कुदरत का कानून है कि पौधे हमसे उल्ट लेते हैं, लेकिन रात के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसलिए तो मुहावरतन कहा जाता है कि रात के वक्त पौधों के करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, क्योंकि रात के वक्त उनके लिए भी फोटोसिंथेसिस का अमल करना मुश्किल होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में ही होता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड
इज़ नॉट पॉइजनस। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट पॉइजनस गैस, कि कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस नहीं है, पॉइजनस गैस नहीं है। इसकी इंक्रीज कंसंट्रेशन बाय कंबशन प्रोसेसेस burning of fossil fuels, different human activities इज़ अलार्मिंग, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस नहीं है। जैसे अभी हमने पहले बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो तो पौधे इनहेल करते हैं। अगर पॉइजनस हो तो फिर पौधे तो मर जाएंगे, लेकिन पौधे आज भी ज़िंदा हैं और वो यही प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजन नहीं है। लेकिन ये किन हालात में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और किन हालात में पॉइजन होते हैं, जब हम कंबशन एनालिसिस करते हैं। कंबशन का मतलब जब हम आग वगैरह जलाते हैं तो तब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ये अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि ह्यूमन्स क्या करते हैं, वो बर्निंग प्रोसेस करते हैं कि फॉसल फ्यूल्स का। फॉसल फ्यूल्स में हमने कल स्टडी किया, फॉसल फ्यूल्स में हमने स्टडी किया कि फॉसल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल क्या करते हैं, हम हीट प्रोसेसेस के लिए उसको बर्न करते हैं। पेट्रोलियम हम ऑटोमोबाइल्स में बर्न करते हैं और नेचुरल गैस हम कुकिंग में बर्न करते हैं। इन सब से क्या प्रोड्यूस होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होती है। हाई कंसंट्रेशन इसलिए होती है कि इनको बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और जो ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के पैदा होने की वजह से क्या होगा, वो कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज़ करेगी। इसी तरह CO2 जो एटमॉस्फेयर में ये एक्ट करती है जैसे ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। CO2 एक्ट्स एज ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस, कि ग्रीन हाउस में CO2 जो है ये एक ग्लास वॉल के लिए एक्ट करती हैं। ग्लास वॉल के लिए इसलिए एक्ट करती हैं क्योंकि इट अलाउज UV radiations to pass out and blocks IR radiations, और ब्लॉक करती है IR रेडिएशन। रेडिएशन दो तरीके की होती है, कि UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस, कि ये दो तरीके की रेडिएशंस होती हैं, दो किस्म की। इन दोनों एक किस्म की रेडिएशन में हम बात करते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता ह्यूमंस पे या और मज़ीद लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट यानी फ़िल्टर होके पाई होती हैं रेज, इसलिए। लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इससे मज़ीद जो है बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं जब इंफ्रारेड रेडिएशन डायरेक्टली आती हैं। इसीलिए CO2 जो है एक ग्लास वॉल की तरह एक्ट करता है। ग्लास वॉल की तरह एक्ट इसलिए करता है कि वो अब्जॉर्ब कर लेता है सारी इंफ्रारेड रेडिएशंस को, कि वो जो हार्मफुल रेडिएशंस है जिनकी इफेक्टनेस ज़्यादा है उनको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो उनको अब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे ये क्या होगा कि जो इफेक्टनेस उसने क्रिएट करनी थी वो नहीं क्रिएट कर पाएगी, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अलाउ करता है पास करके वो क्या हो अर्थ तक पहुंच जाए। इसलिए हम कहते हैं ट्रैप्स हम इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ, कि अगर अर्थ से भी कोई इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट हो गई हैं, जैसे हमने कहा थी कल हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि
शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को हम अब्जॉर्ब करके जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ में एमिट करता है अर्थ। जब वो लॉन्गर वेवलेंथ में एमिट करता है या रिफ्लेक्शन के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक करता है तो CO2 उसको भी अब्जॉर्ब कर लेती है, उसको भी ट्रैप कर लेती है, क्योंकि CO2 में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो उसको अब्जॉर्ब करके अपनी हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, अर्थ के पे उसकी इफेक्टनेस को कम कर देते हैं। जो ही अर्थ पे उसकी इफेक्टनेस कम होगी तो फिर जो है लिविंग थिंग्स को उसकी इफेक्टनेस भी कम महसूस होगी। इसी तरह जब इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लेयर अब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ, तो ये प्रिवेंट करती है हीट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जस्ट लाइक increased concentration of the CO2 layer absorbs more infrared radiations emitted by अर्थ सरफेस की जो एमिटेड होती है अर्थ सरफेस के लिए, एंड प्रिवेंट्स हीट एनर्जी फ्रॉम एस्केपिंग आउट ऑफ द एनवायरनमेंट। कि अगर इंक्रीज कंसंट्रेशन होगी CO2 की तो वो ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस अब्जॉर्ब करेगा। वो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो अर्थ एमिट कर रहा है, क्योंकि पहले भी हमने स्टडी किया कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके सिर्फ UV रेडिएशंस को पास आउट करता है। जब ये UV रेडिएशंस को ही पास आउट करेगा तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ क्रिएट कर रहा है या अर्थ एमिट कर रहा है उस एमिशन को भी ये अब्जॉर्ब करेगा। जब ये उसको अब्जॉर्ब करेगा तो फिर जो हीट एनर्जी है वो एस्केप नहीं कर सकेगी एटमॉस्फेयर से। जब वो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं कर सकेगी तो हमारे एटमॉस्फेयर का हमें वार्म नज़र आएगी, यानी हमें अपनी एटमॉस्फेयर गर्म और वार्म नज़र आएगी। लेकिन जब ये हेल्प करता है सरफेस को कूलिंग डाउन में, जैसे रात के वक्त डे टाइम एंड नाइट टाइम। डे टाइम में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज करती है एंड एब्जॉर्ब्स IR रेडिएशन। जब ये IR रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगी सारी तो हीट एनर्जी एमिट आउट नहीं हो सकेगी। जैसे हीट एनर्जी एमिट आउट नहीं हो सकेगी इसका मतलब होगा कि एनवायरनमेंट हमारी वार्म है। लेकिन इन द नाइट टाइम concentration of CO2 decreases and less IR radiations absorbed. Warmed atmosphere कि डे टाइम में जब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ करेगी, जो ही कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ करेगी तो साथ ही साथ वो IR रेडिएशन को भी अब्जॉर्ब करेगी। जैसे ही वो IR रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगी तो हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती एटमॉस्फेयर को लीव आउट करके। जो ही हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर को लीव आउट करके नहीं जा सकती, इसी तरह वो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या क्लाइमेट होगा वो वार्म रहेगा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहेगा, किसकी मदद से, सिर्फ CO2 की मदद से। अगर हम नाइट टाइम की बात करें कि नाइट टाइम को कोल्ड एटमॉस्फेयर क्यों होता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर होने की वजूहत ये है कि वो भी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे।
कि ग्लास की वो कंसनट्रेशन ऑफ CO2 डिक्रीज़ कर जाएगी। जब वो डिक्रीज़ करेगी तो लेस IR रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगी। जब वो लेस IR रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगी तो लेस अब्जॉर्बिंग की वजह से हीट जो है वो एस्केप करेगी। जैसे ही हीट एस्केप करेगी, हीट की एस्केपिंग की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो कूल्ड हो जाएगी, और उसी कूल्ड की वजह से हम कहते हैं कि नाइट टाइम में ये स्टॉप कर देती है सरफेस को अब्जॉर्ब करने के लिए। इसी तरह जब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ करती है, लेस हीट एनर्जी लॉस्ट होती है सरफेस ऑफ द अर्थ से, और इस हिसाब से जो एवरेज टेम्परेचर हमारा सरफेस का ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। Greenhouse effect. Greenhouse effect according to definition as the concentration of CO2 increases, as the concentration of CO2 increases, less heat energy is lost, from the surface of earth. Less heat energy is absorbed, therefore the average temperature of the surface gradually increases. This is called greenhouse effect. कि जो ही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहते हैं, एज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेस, लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देयरफॉर the average temperature of surface gradually increases. This is called greenhouse effect. कि जो ही CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी, जैसे ही कि CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी, जो हमने प्रीवियस स्टडी की है वो यही है कि जैसे CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी वो टेम्परेचर को वो IR रेडिएशंस अब्सॉर्ब करेगी। जो ही वो IR रेडिएशंस अब्सॉर्ब करेगी, कोई हीट एनर्जी जो है वो लॉस्ट नहीं हो सकती, और जैसे हीट एनर्जी लॉस्ट नहीं होगी वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होगी, और सारी अगर हीट एटमॉस्फेयर में ही मौजूद हो तो वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो ही हाई होगा तो हम क्या कहेंगे, हमारी एटमॉस्फेयर वार्म है। किसकी मदद से? सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की मदद से। अगर यही कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ना इतनी ज़्यादा हो तो फिर हीट एनर्जी क्या करेगी, लॉस होगी। जो ही हीट एनर्जी लॉस होगी, IR रेडिएशंस अब्सॉर्ब करने के लिए CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। जो ही CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो इंक्रीज़ कर रहा है हीट एनर्जी की वजह से, वो डिक्रीज़ करने लग जाएगा ग्रेजुअली। इसलिए हम कहते हैं जो हीट एस्केप आउट नहीं हो रही वो इंक्रीज़ कर रही है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये थी एक कंप्लीट एलैबोरेटेड स्टडी ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। This effect is, according to definition, this effect is proportional to amount of CO2 in air greater the amount
of CO2, more is trapping of heat. Or warming. Due to increase in this phenomena, this phenomena will be called, this phenomena is global वार्मिंग। कि ग्लोबल वार्मिंग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कि दिस इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ CO2 इन एयर, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ CO2 more is trapping of heat, more is trapping of heat due to increase in this phenomena, the phenomena is called global warming। कि ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या है, अगर हीट एनर्जी के वो अमाउंट ऑफ CO2 के प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ CO2 के प्रोपोर्शनल होने की वजह ये है कि अगर अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज़ करेगी, अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज़ करने से क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप आउट होगी तो फिर टेम्परेचर वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिना जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी। अगर हम आजकल को ले लें तो ग्लोबल वार्मिंग की जो लिमिट है वो बहुत हाई है। हम कहते हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एक कॉमन सी एग्जांपल की है, एटमॉस्फेयर हाई, कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा है। उसकी वजूहत इंक्रीज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो रही है। CO2 की कंसंट्रेशन किन वजूहात के लिए हाई हो रही है? रीज़न इज़ ओनली वन रीज़न, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, ट्रीज के डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इसकी डिटेल ये है कि डिफॉरेस्टेशन कि अगर दरख्त नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होगा, पौधे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, वो अब्जॉर्ब नहीं करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर डिफॉरेस्टेशन होती रहेगी, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस होगी तो CO2 की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगी, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड। कि अगर फोटोसिंथेसिस का अमल ही नहीं होगा तो कंसंट्रेशन तो CO2 की इंक्रीज़ करती जाएगी, क्योंकि CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो तो फोटोसिंथेसिस में ही यूटिलाइज होनी है। कि CO2 में तो सिर्फ यूटिलाइज होना ही फोटोसिंथेसिस के अमल में है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का ये ऐसा अमल है जिसके हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए तो मुहावरतन भी ये बोला जाता है कि जंगलात लगाने से माहौल जो है उसमें बेहतरी आती है। जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ करता है। वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने की जो रीज़न है वो यही है कि टेम्परेचर कैसे डिक्रीज़ करता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी तो वो हीट एनर्जी को एस्केप नहीं होने देगी। अगर हीट एनर्जी नहीं एस्केप होगी तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर वार्म होगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को डिक्रीज़ करेंगे। जब अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिक्रीज़ होगी, यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज़ करना शुरू कर देंगे। जब इसकी यूटिलाइजेशन हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो हीट एनर्जी भी जो है वो एस्केप आउट होना शुरू हो जाएगी। जैसे हीट एनर्जी की IR रेडिएशंस नहीं अब्जॉर्ब होंगी, हीट अर्थ से एस्केप आउट होगी। जैसे ही हीट अर्थ से एस्केप आउट होगी तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसकी में जो ग्लोबल वार्मिंग मौजूद है वो लो लेवल पे आ जाएगी। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज़ करेगी तो टेम्परेचर भी हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हाई हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ और सिर्फ हाई हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की वजह से। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अगर हम कम कर दें जंगलात लगाने से तो इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन CO2 कम करने से
वो हीट एनर्जी एस्केप आउट होगी और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वार्म हो जाएगा। हम एक डायग्राम जिसकी एलैबोरेशन स्टडी करते हैं। ये ए एंड बी दो डायग्राम्स हैं कि सन से द नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीट गोइंग ऑन, कि अगर CO2 जो मौजूद है वो क्या कर रही है, अर्थ जो इमिशन कर रहा है तो एटमॉस्फेयर में जो लेयर मौजूद है वो कम है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम देखें, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन ट्रैपिंग ऑफ हीट कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जो ही कंसंट्रेशन ये देखिए CO2 की ज़्यादा हो गई है, यहाँ कंसंट्रेशन CO2 की कम है। जब CO2 की ज़्यादा होगी, जो हीट एनर्जी है, जो बैकवर्ड एरो शो कर रहा है, ये कह रहा है कि ये ट्रैप हो रही है, हीट एनर्जी एस्केप नहीं हो रही। यहाँ हीट एनर्जी जो एस्केप हो रही थी वो ज़्यादा अमाउंट में एस्केप हो रही थी, लेकिन यहाँ जो एस्केपिंग ऑफ हीट है वो लेस अमाउंट में है। जो ही लेस अमाउंट में होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के इंक्रीज़ होने से हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी, यानी हमारी एटमॉस्फेयर और हमारी अर्थ जो ग्लोब है उसका टेम्परेचर हाई होगा। और हाई टेम्परेचर होने की वजह सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे। ये था आपका टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग के आया क्या इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल accumulation of carbon dioxide result in increasing temperature, in increasing temperature of atmosphere about 0.05 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर। कि ज़्यादा एक्यूमुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो हर साल 0.05 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी जितनी इस साल गर्मी है। क्यों? कि हमने जंगलात नहीं रहने दिए, हमने दरख्त नहीं रहने दिए, हमने पौधे नहीं लगाए। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त लगाने से क्या करेगा, वो इसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कैरी आउट होगा। जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होगी वो लेस होगी। इसलिए जंगलात ना होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर रही है, इसलिए हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है। कॉजेज चेंजेस in weather, extreme weather events are occurring more commonly than प्रीवियसली। कि CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से क्या हुआ है कि हमारे कॉजेज़ कर रहे हैं चेंज इन वेदर। कि चेंज इन वेदर को कॉज इस तरह कर रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ करती जाएगी तो फिर जो टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। इस टेम्परेचर से क्या होगा, ड्यूरेशन इफेक्ट होगी समर क्लाइमेट की, कि समर वेदर की ड्यूरेशन इफेक्ट होगी। इस तरह फिर क्या होगा, अगर हम फॉर एग्जांपल पूरा साल में फिर 8 महीने तो गर्मी रहा करेगी, इसी तरह 8 महीने गर्मी रहने की वजूहत भी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कि ये इवेंटुअली इफेक्ट करती है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो फिर हम कह सकते हैं कि वेदर की चेंजेस जो है वो इफेक्टेड नहीं होंगी। अगर वेदर की चेंजेस इफेक्टेड नहीं होगी तो वो अपना अपना पूरा ड्यूरेशन कैरी आउट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट इज इट मेल्ट्स glaciers and snow caps
that increase flood risk and intense tropical cyclones कि ये मेल्ट करेगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी। हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा, टेम्परेचर जो हमारी क्लाइमेट का है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट है और जो हमारी स्नो कैप्स प्रेजेंट है, यानी जो सर्दियों में जो बर्फ़बारी पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है उसको जब पिघलेगी वो सारी बर्फ़ क्या होगा, टेम्परेचर हाई होने से पिघल जाएगी, उसका मेल्टिंग ही करेगी, क्योंकि टेम्परेचर ही इस कदर हाई है कि वो मेल्ट आउट हो जाएगी। इतनी वार्मिंग है एटमॉस्फेयर में कि उसकी वजह से अगर ये मेल्ट आउट होगी तो फ्लड रिस्क ज़्यादा है। इससे क्या होगा, पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट होंगे। फ्लड की वजह से पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ़ेक्ट होगी कि सैलाब वाक़ होंगे। इसलिए क्या होता है कि रवां सालों में भी सैलाब ज़्यादा वाक़ होते हैं। सैलाब वाक़ होने से क्या होता है, नुकसान होता है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसान होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की वजह से भी हमें नुकसान होता है। फिर ये साइक्लिक टिपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैरी आउट करता है। साइक्लोन्स में क्या होता है कि गर्मी की वजह से जो तूफ़ान वगैरह आते हैं वो भी अक्कर होते हैं। नेक्स्ट, सी लेवल इज़ राइजिंग ड्यू टू which low-lying areas are liable to be submerged. Trending previous areas no longer हैबिटेबल कि सी लेवल भी राइज कर रहा है। सी लेवल राइज करने की वजूहत ये हैं कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं जो पहले हैबिचुअल होता है कि वहाँ जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, जहाँ हैबिटेट फॉर्म थी, यानी काफ़ी आबादी रह रही थी, अब वो भी नहीं है, क्योंकि अगर फ्लड्स इंक्रीज़ करेंगे तो फ्लड्स क्या करेंगे, वो सी लेवल को भी इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि वो सी लेवल इंक्रीज़ होगा वो सारा का पानी क्या होगा, लो लाइंग एरियाज़ के जो निचले हमारी सतह है वहाँ पहुँचेगा। वहाँ पहुँचने से क्या करेगा, वो इफ़ेक्ट करेगा हैबिचुअल एरियाज़ कि जो वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे थे उन सबको इफ़ेक्ट करेगा। ये थे इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितने ज़्यादा नुकसान पेश हो रहे हैं। और इसकी मेन रीज़न क्या है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। And the next topic is sulfur compounds. सल्फर कंपाउंड्स हमने स्टडी किया था ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में, जैसे एयर पोल्यूटेंट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा उसमें हमने स्टडी किया था कि सल्फर कंपाउंड जो है ये एयर पोल्यूटेंट है। एयर पोल्यूटेंट होने की वजह क्या है, ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जो सल्फर कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं। इसलिए नेचुरली सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सल्फर मौजूद होती है, कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एमिटेड in bacterial decay of organic matter in volcanic gases and forest fires।
कि जो सल्फर कंपाउंड्स हैं, सल्फर कंसिस्टिंग कंपाउंड्स वो कैसे हैं कि जब बैक्टीरियल डिके करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, हमने प्रीवियस टॉपिक में भी बात की कि डिकम्पोजर्स, मैंने आपको समझाया था कि डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह के। बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर पे ही लिविंग होती है। किसने अपनी फूड ऑर्गेनिक मैटर से ही लेनी है? ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेने के लिए ये क्या करेगा? उसकी डिकम्पोजिशन। जब ये उसकी डिकम्पोजिशन करेगा तो ये अमिट करेगा सल्फर ऑक्साइड से और कंपाउंड्स ऑफ सल्फर बनाएगा। इसी तरह जब कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एटमॉस्फेयर में हाई होती है तो फिर नेचुरल सोर्सेज में स्मॉल के ये कंसंट्रेशन हाई होने की मेन वजूहत क्या है? फॉसिल फ्यूल्स के। फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, जैसे फॉरेस्ट में फायर्स, उसके बाद वोल्केनिक गैसेस के फॉसिल फ्यूल्स जो हम कंबशन करते हैं ऑटोमोबाइल्स में। फॉसिल फ्यूल्स में हमने पेट्रोलियम स्टडी किया, कोल स्टडी किया और नेचुरल गैस स्टडी की कि जब ऑटोमोबाइल्स में और इंडस्ट्रीज़ में इसकी कंबशन होती है, जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ सल्फर कंपाउंड को हीट अप करते हैं। जो ही हम हीट अप करेंगे तो फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र बनाएगी, और जो ही ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र बनेंगे तो वो क्या करेंगे? वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट आउट करेंगे। जैसे ही एनवायरनमेंट पोल्यूट आउट होगी तो हमें इसका कॉस्ट जो मिलेगा वो एयर पोल्यूशन का वो सल्फ़र कंपाउंड्स होंगे कि 80%, द परसेंटेज इज 80% of total SO2 is released by combustion of coal and petroleum products कि 80% जो SO2 है वो कब रिलीज़ होती है? कंबस्शन ऑफ कोल के साथ। कि जब हम कोल को जलाते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि फायर का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के साथ है। आग जलने का प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है कि ऑक्सीजन होगी तो कोई भी प्रोसेस कैरी आउट होगा। और कंबशन का तो मेनली डिपेंड ही ऑक्सीजन पे करता है कि ऑक्सीजन होगी तो कंबशन के एनालिसिस कैरी आउट होगी। जो ही हम कंबशन करते हैं कोल की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करने के बाद क्या होता है? 80% ऑफ SO2 रिलीज आउट होती है कि 80% ऑफ SO2 सिर्फ कंबशन प्रोसेस से ही रिलीज आउट होगी। क्यों ना हम ऐसा एक प्रोसेस बनाएं जिसमें हम SO2 को कम से कम रिलीज़ करें, यानी हम अपने कंबशन को कुछ ऐसे केमिकल्स के थ्रू करें कि जिसमें क्या हो? SO2 फॉर्म ना हो, इसके मज़ीद कोई और ऐसा रिलेटेड कंपाउंड हो, या हम मुकम्मल डिकम्पोजिशन करें SO2 की मुकम्मल डिकम्पोजिशन करें ताकि वो एयर पोल्यूशन ना कैरी आउट करे, कि वो एयर पोल्यूशन फैलाए ही ना। इसके बाद हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू देखते हैं इफेक्ट सल्फर कंपाउंड। फॉसिल फ्यूल्स, के फॉसिल फ्यूल कंटेन करते हैं सल्फ़र। के फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं उन सब में सल्फ़र मौजूद होती है। सल्फ़र की मौजूदगी की वजह से fossil fuels are burned to produce energy। कि हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए, लेकिन एनर्जी के साथ साथ सल्फर कंपाउंड्स भी, सल्फर इन फ्यूल फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। कि सल्फ़र में मौजूद जो फ्यूल्स हैं जब उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनाएंगे? वो सल्फ़र मोनोऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO2 एंड SO3 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र escape into the air. They are air pollutants
कि वही ऑक्साइड क्या करते हैं, वो हवा में एस्केप आउट हो जाते हैं। जो ही वो SO2 गैस जो है हवा में एस्केप आउट होगी तो वो एक एयर पोल्यूटेंट है, वो एयर पोल्यूशन कैरी आउट करेगी। और एयर पोल्यूशन का नुकसान किसको होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो एयर पोल्यूशन कैरी आउट करेगी। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर dissolve in water and forms acid rain. That falls on earth. कि यही ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जब एयर में एस्केप आउट होते हैं, एयर में एस्केप आउट होने के बाद मिक्स विद वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, और जो ही ये वाटर वेपर्स में मिक्स आउट होते हैं ये फॉर्म करते हैं एसिड रेन। और जैसे एसिड रेन फॉर्म होगी तो एसिड रेन क्या है, वो भी अर्थ को मज़ीद इन्फेक्ट करेगी, क्योंकि एसिड रेन तो बाइस रहमत है, लेकिन विद एसिड के तेज़ाबी बारिश है, तेज़ाबी बारिश के बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारी एग्रीकल्चर को होगा, हमें हमारे ज़राइत को होगा, हमारी क्रॉप्स को होगा, उसके बाद हमारी सॉइल को होगा, इनफर्टिलिटी को। तो ये सारे जो है किन की वजूहात पे है, सिर्फ सल्फ़र कंपाउंड्स के, जो फॉसिल फ्यूल्स उसकी मेन रीज़न है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ SO2। इफ़ेक्ट्स ऑफ SO2 के सल्फर डाइऑक्साइड के कौन से इफ़ेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन, SO2 इज़ colorless gas having irritating smell. It causes suffocation, irritation and severe respiratory problems to asthmatic patients। कि SO2 एक कलरलेस गैस है और इसकी इरिटेटिंग स्मेल है, कि इसकी स्मेल इतनी खुशगवार नहीं है। फिर ये क्या कॉज करती है, सफोकेशन यानी घुटन कॉज करती है, इरिटेशन और सवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। कि रेस्पिरेटरी जैसे रेस्पिरेशन जिसके थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी ऐसा मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए हम सांस यानी अंदर यानी ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये ऐसा प्रोसेस को सीवियरली डैमेज करती है। और एस्थमेटिक पेशेंट जो है, एस्थमेटिक पेशेंट यानी जिनको अस्थमा हुआ है, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनके पास जो SO2 अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कंबशन प्रोसेस से SO2 फॉर्म हो रही है तो वो इनके लिए इंतहाई डेंजरस होगी उनकी लाइफ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ SO2 form sulfuric acid which damages buildings and vegetations। कि SO2 जब फॉर्म करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या फॉर्म होगा, SO2 प्लस H2O H2SO4। कि जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, वाटर वेपर्स के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्या डैमेज करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि एसिड हम तेज़ाब को बोलते हैं। अब तेज़ाब हमारी लाइफ के लिए अच्छा तो नहीं है,
और ना ही वेजिटेबल्स के लिए अच्छा है। इसलिए ये बिल्डिंग्स को और वेजिटेबल्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग्स पे हम क्या यूज़ करते हैं, टाइल्स वगैरह। तो टाइल्स किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करता है। जो ही कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेक डाउन हुई या लाइमस्टोन की ब्रेक डाउन हुई तो उसके क्या होगा, वो बिल्डिंग्स में क्रैक्स होंगे और बिल्डिंग्स को डैमेज करेगा। इसी तरह कंट्रोल करना हो अगर हम पोल्यूशन के लिए, तो फिर हम फॉसिल फ्यूल्स को रिमूव कर दें सल्फ़र, यानी हम फॉसिल फ्यूल्स को मज़ीद लेबॉरेटरी में अंदर एग्जामिनेशन रख के, यानी अपने प्रैक्टिकल्स की मदद से या किसी भी एलिमेंट्स की मदद से, जैसे हम एक पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, हम उसे सल्फ़र कंपाउंड ही एवेपोरेट करवा दें, यानी इस हद तक उसको टेम्परेचर दें या इस हद तक कोई भी प्रोसेस या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करें कि उसमें से सल्फ़र कंपाउंड्स ख़त्म हो जाएं, तो फिर हम उसको इजीली बर्न आउट कर सकते हैं। फिर बेशक जितनी मर्जी उसकी बर्निंग कैरी आउट करें, क्योंकि जब उसमें से सल्फ़र कंपाउंड्स ही रिमूव हो जाएंगे तो फिर बर्निंग में कोई सल्फ़र ऑक्साइड या सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड नहीं फॉर्म होगी। जब यही नहीं फॉर्म होंगे तो कोई एयर पोल्यूशन भी नहीं होगी। तो लिहाजा हम चाहिए कि हम फॉसिल फ्यूल्स को मुकम्मल उसकी एग्जामिनेशन के अंदर रख के, मुकम्मल उसकी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स यानी उसको एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उससे सल्फ़र कंपाउंड की रिमूवल करें। जो ही हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उसमें से क्या करें, सल्फ़र कंपाउंड से रिमूव करें या सल्फ़र कंपाउंड को हाई टेम्परेचर दे के एवेपोरेट करें। जो ही हम उनको एवेपोरेट करके उनमें से ख़त्म कर लेंगे तो तब उसकी कंबशन में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोई ऑक्साइड्स पैदा नहीं होंगे। जो ही ऑक्साइड्स नहीं पैदा होंगे तो फिर क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी कैरी आउट नहीं होंगे। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये था हमारा टॉपिक अबाउट सल्फ़र कंपाउंड्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड्स। कि सल्फ़र कंपाउंड स्टडी करने के बाद अब हम नाइट्रोजन कंपाउंड करेंगे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी एक एयर पोल्यूटेंट की तरह ही एक्ट करते हैं। नेचुरली occurring oxides of नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड के सबसे जो ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड के सबसे जो मेनली कॉमन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग। कि इलेक्ट्रिकल लाइटिंग जो एयर में हो उससे NO2 पैदा होता है और वहाँ से प्रोड्यूस होता है। जब ये वहाँ से प्रोड्यूस आउट होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये इफ़ेक्ट करेगा हमारी एटमॉस्फेयर को। दूसरा ये कंबशन प्रोसेस से भी पैदा होता है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन internal combustion engines, in thermal power and factories। Huge amount of coal is burned। कि ये कब पैदा होता है, जब इंटरनल कंबशन इंजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोल की बर्निंग हो। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोल यानी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होगी वहाँ नाइट्रो ऑक्साइड फॉर्म होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसीलिए NO2 इस फॉर्म जो है डायरेक्ट कंबशन से फॉर्म हो जाता है। कि डायरेक्ट कंबशन कि जैसे ही हमने कोल को फॉर्म किया, कोल में नाइट्रोजन मौजूद था क्योंकि नाइट्रोजन फॉसिल फ्यूल्स में प्रेजेंट है NO2 प्लस, और जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिली इसने नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। कि डायरेक्ट कंबशन से ये फॉर्म हो सकता है क्योंकि ये इजीली रिएक्ट कर सकता है। नाइट्रोजन इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकती है। और इसके बनने का प्रोसेस ये है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल को फैक्ट्रीज़ में बर्न करते हैं लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज फर्म्स हैं,
वहाँ क्या जो कंबशन का प्रोसेस कैरी आउट करना है वो कोल की बर्निंग के साथ कर रहे हैं, क्योंकि कोल एक चीप सा मटेरियल है। वो चीप मटेरियल होने के बाद ये क्या है, ये फॉसल फ्यूल की शक्ल में हमें मिला, ये बीनीथ द अर्थ हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसलिए वो क्या करते हैं, इसकी बर्निंग को इजीली कैरी आउट करते हैं, क्योंकि ये एक चीप प्रोसेस है। लेकिन चीप प्रोसेस होने के साथ साथ ये कितना ज़्यादा हमें एयर पोल्यूशन की शक्ल में इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी रेस्पिरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। कि नाइट्रिक ऑक्साइड की डायरेक्ट कंबशन के बाद फिर इट क्विकली it quickly reacts with एयर, कि ये एयर से रिएक्ट कर देता है, जैसे NO प्लस O2 2NO2 कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हाईली टॉक्सिक गैस है, हाईली टॉक्सिक गैस यानी हार्मफुल एंड डेंजरस गैस है ये, कि इसका रिएक्शन जो है ये बड़ी जल्दी रिएक्शन कैरी आउट करता है। जैसे बड़ी जल्दी उसने कंबशन के थ्रू, जो ही कंबशन का प्रोसेस कैरी आउट होता था, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। इसी तरह ये बड़ी जल्दी रिएक्ट करके क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बड़ी जल्दी रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। इसी तरह अब हम इसकी फ्लो डायग्राम स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन इन एयर इज नॉर्मली अनरिएक्टिव, कि एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो अनरिएक्टिव है, यानी वो रिएक्ट नहीं करती। हाई टेम्परेचर it reacts with oxygen to form NO and NO2। कि जो ही टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर तो कंबशन के प्रोसेस में ही होता है, कि जो ही कंबशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा वो टेम्परेचर हाई होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। दीज गैसेस एस्केप आउट इनटू एयर, दे आर पोल्यूटेंट्स, कि जो ही ये एयर में एस्केप आउट होंगे यानी एयर से मिक्स आउट होंगे, क्योंकि ये एयर पोल्यूटेंट्स है, इसकी वजह से ये क्या करेंगे, पोल्यूशन कॉज करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन dissolve in water to form acid rain। नाइट्रिक एसिड, कि एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड पैदा होगा HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड फॉल्स ऑन अर्थ। कि ऑक्साइड्स जो नाइट्रोजन मौजूद हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हवा में एस्केप आउट होने में, हवा में जो एयर वेपर्स प्रेजेंट होंगे या वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, तो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड ये कब क्या होगा, ये एसिड रेन में फॉल ऑन अर्थ करेगा, कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जिसमें हम नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ये थ्रू द ऑटोमोबाइल और चिमनीज ऑफ द पावर स्टेशन और फैक्ट्रीज, ये इरिटेट करता है हमारे ब्रीथिंग पैसेजेस को, क्योंकि जो भी एयर पोल्यूटेंट होंगे वो सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही हमने इनको इनहेल आउट करते हैं। यानी अगर हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये भी एयर तो हमारी बॉडी में जाती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम सिर्फ फिल्टर लगा हुआ है और सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहे हैं, हमारी बॉडी में एयर जाती है और एयर में ऑक्सीजन के साथ ये भी हार्मफुल गैसेस मौजूद होती हैं। जब ये हार्मफुल गैसेस मौजूद होती हैं तो ये जब लंग्स में पहुँचती है, लंग्स में तो सिर्फ ऑक्सीजन आगे ट्रैवल आउट करेगी, लेकिन ये वहाँ जाके इन्फेक्शन कॉज करके हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं।
इसी तरह जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड है, ये जब वाटर वेपर्स, जो एयर में वाटर वेपर्स मौजूद हैं, उसके साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है। और नाइट्रिक एसिड जो फॉर्म करते हैं वो एक मेन कंपोनेंट है एसिड रेन में, जो हम मज़ीद उसकी एलैबोरेशन नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। वही एसिड रेन में HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो फिर क्या होगा, अर्थ पे फॉल करके हमारी वेजिटेशन, बिल्डिंग्स को डैमेज करेगा। ये था हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। एसिड रेन क्या होती है? जैसे हमने सल्फर कंपाउंड्स में भी स्टडी किया कि सल्फर कंपाउंड जब वाटर वेपर के साथ मिक्स आउट होते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करके एसिड रेन फॉर्म करते हैं। इसी तरह हमने नाइट्रोजन कंपाउंड्स में भी यही स्टडी किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ही वाटर वेपर्स के साथ मिक्स आउट होते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिड रेन फॉर्म करते हैं। इसी तरह हम एसिड रेन की अब लैबोरेटरी स्टडी में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, के बर्निंग ऑफ जो फॉसल फ्यूल्स है उससे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, कि वो सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रिपेयर बनाते हैं। जो ही वो सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं तो रेन वाटर, ये एयर में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन एयर। लेकिन रेन वाटर कन्वर्ट्स, कि रेन वाटर कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स SO2 इंटू H2SO4, NO2 टू HNO3, कि रेन वाटर क्या करता है, SO2 को H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह वो HNO2 को HNO3 में कन्वर्ट कर देता है। इसी कन्वर्जन की वजह से कि जो नॉर्मल रेन वाटर होती है वो वीकली एसिड होती है, लेकिन जब ये डिज़ोल्व होगी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के हिसाब से तो फिर इसकी pH चेंज हो जाएगी। जो ही pH चेंज होगी, pH रेंजेस 5.6 to 6, कि ये हाईली एसिडिक हो जाएगी pH, क्योंकि एसिडिक pH की जो रेंज है वो pH 1 to 6 है, कि ये हाईली एसिडिक होते हैं। हाईली एसिडिक होने के लिए अगर नॉर्मल pH हो तो वो तो 7 है, नॉर्मल pH इज़ 7, कि नॉर्मल जो pH है वो 7 है, कि जो ही जो रेन वाटर है वो डिज़ोल्व करेगी एयर पोल्यूटेंट्स को तो वो मोर एसिडिक हो जाएगी। डिज़ोल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स मोर एसिडिक रेन, कि ज़्यादा एसिडिक रेन हो जाएगी। ज़्यादा एसिडिक रेन होने की वजह से उसकी pH क्या हो जाएगी 4, और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती है, कि pH 4 इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कि डिज़ोल्व करने से एयर पोल्यूटेंट को डिज़ोल्व करने से क्या होगा, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। जैसे ही वो डिज़ोल्व करेगी अपने अंदर पोल्यूटेंट, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फिर वो रेन वाटर से मिक्स आउट होकर क्या बनाएंगे, H2SO4 एंड HNO3। इसी तरह हमने ये स्टडी किया कि जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो प्रेजेंट हैं एयर में, वो जो ही रेन वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व होने के बाद वो H2SO4 और HNO3 फॉर्म करते हैं। इसी तरह रेन वाटर फिर क्या करती है, डैमेज करती है सॉइल को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ताकि एक्वेटिक लाइफ को भी वो डिज़ोल्व करती है। जो सल्फ़र और नाइट्रोजन कंपाउंड जो हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जो ही फैक्ट्री से या कंबस्शन जहाँ प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है वहाँ से एस्केप आउट होंगे। जो ही वहाँ से एस्केप आउट होंगे ये क्या करेंगे, पोल्यूटेंट गैसेस एयर में मौजूद रहेंगे। एयर में मौजूद होने के साथ साथ जो वाटर वेपर्स मौजूद होंगे एयर में, उनके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करेंगे। कि जो ही साथ ही रेन शुरू होगी, रेन के साथ ये डिज़ोल्व होकर जो ही ऑन द अर्थ फॉल करेंगे तो हम कहेंगे ये एसिडिक रेन है। इसलिए मुहावरतन भी ये बोला जाता है कि मौसम बरसात की सबसे पहली जो है बारिश जो है वो तेज़ाबी बारिश होती है, क्योंकि जितना भी हमारी
एयर में मौजूद होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन, वो पहली बारिश में ही क्या करते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन के साथ और वो क्या करते हैं, एसिडिक रेन फॉल होती है, जिसके सीवियर इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। इसी तरह इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में हम बार बार स्टडी करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, क्या आया, एसिड रेन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक leaches heavy metals, leaches heavy metals, discharge these metals into rivers and lakes. Metals accumulate in human body through ड्रिंकिंग। कि जो एसिड रेन है इसमें क्या मौजूद होता है, हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं। हैवी मेटल्स जैसे लाइक एल्युमिनियम, मरकरी, प्लैटिनम और क्रोमियम। ये जो हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं, इनकी मौजूदगी की वजह से जो मेटल्स हैं ये डिस्चार्ज होते हैं इन द लेक्स एंड रिवर्स। कि जो तेज़ाबी बारिश है वो ये तो नहीं होनी कि वो सिर्फ सॉइल पे ही हो, वो पूरी अर्थ पे होगी फॉल। जब अर्थ पे फॉल होगी वो हमारा जो वाटर सिस्टम है उसको भी इफ़ेक्ट करेगी। जो ही वो वाटर सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगी तो वाटर जो यूज़ होगा ह्यूमन बीइंग से ड्रिंकिंग के प्रोसेस में, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा वाटर सिस्टम है वो जो बनीद अर्थ है, लेकिन कहीं जो है वो लेक्स और रिवर से भी यूटिलाइज़ करते हैं वाटर। जो ही वो वाटर क्या होगा वो ड्रिंकिंग पर्पस में आएगा, तो ये जो हैवी मेटल्स मौजूद हैं ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जो ही हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे ये आगे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे ही ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करेंगे ये लाइफ को एक डैमेज, यानी लाइफ के लिविंग ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेंगे, उनको डैमेज करेंगे। इसी तरह रिवर एंड लेक से भी एक्वाटिक लाइफ, जो रिवर्स और एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स, कि हाई कंसंट्रेशन की वजह से, इन मेटल्स की हाई कंसंट्रेशन की वजह से भी ये एक्वाटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हाई कंसंट्रेशन होगी एल्युमिनियम आयंस की तो ये क्लॉग कर देगा फिश के गिल्स को। फॉर एग्जांपल हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम आयंस कोलैप्स द फिश गिल्स। क्योंकि ये अगर एल्युमिनियम आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये क्या करेगा, ये कोलैप्स करेगा फिश के गिल्स को। जैसे हमारे अंदर ह्यूमंस में लंग्स मौजूद हैं ब्रीथिंग का प्रोसेस कैरी आउट करने में, इसी तरह फिशेस में और एक्वाटिक लाइफ में गिल्स मौजूद होते हैं। फिशेस में गिल्स मौजूद होते हैं तो वो गिल्स क्या करते हैं, उनकी ब्रीथिंग का प्रोसेस कैरीड आउट करते हैं। जब हाई कंसंट्रेशन एल्युमिनियम की मौजूद होगी, जो ही एसिड रेन फॉल करेगी रिवर्स और लेक्स में, उसने डिपॉजिट करने हैं हैवी मेटल्स, और जो ही हैवी मेटल्स डिपॉजिट होंगे तो जो एल्युमिनियम आयन मौजूद होगा उस एसिड रेन में वो क्या करेगा, क्लॉग कर देगा फिश गिल्स को। यानी क्लॉग करने से क्या है, वो फिश गिल को वहाँ रोक देगा, यानी उसकी ब्रीथिंग का प्रोसेस नहीं होगा। इसी तरह फिशेस क्या होंगी, वो मर जाएंगी, उनकी डेथ कॉज हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग का प्रोसेस ना कैरिड हो तो उसको सफोकेशन मौजूद होती है, उस सफोकेशन के बाद अल्टीमेटली डेथ ऑफ द फिश अक्कर करती है। सफोकेशन तब महसूस होती है कि जब हमें सांस लेने में दुश्वारी पेश आए, और जब सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी तो दुश्वारी आने के बाद क्या होगी, अल्टीमेटली डेथ होगी उस फिश की। द नेक्स्ट पॉइंट इज
acid rain attacks the calcium carbonate present in marble and limestone of monuments and buildings. Buildings get eroded and dull day by day. कि जो एसिड रेन है ये अटैक करती है जो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है और बिल्डिंग में लाइमस्टोन यानी मार्बलिंग। तो आजकल जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा मार्बल से तैयार होती हैं। इसी तरह मार्बल पे जो अटैक होगा वो एसिड रेन कैल्शियम कार्बोनेट जो मौजूद होगा उस पर अटैक करेगी। जैसे एसिड रेन में मौजूद होते हैं हैवी मेटल्स HNO3 H2SO4, इनमें से कोई ना कोई मेटल जो है, कोई ना कोई केमिकल जो है कैल्शियम कार्बोनेट पे इफ़ेक्ट करेगा। जब वो कैल्शियम कार्बोनेट पे इफ़ेक्ट करेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 इसका बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जो ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, वो बिल्डिंग को इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद मोनोमेट जो ये पुतले वगैरह होते हैं इन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि मोनोमेट ज़्यादा किससे बन के बनते हैं, लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनाए जाते हैं। इसी तरह ये इसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह जो बिल्डिंग्स होती हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा एसिड रेन होने की वजह से दिन ब दिन ज़ाया होती जा रही है और मज़ीद नुकसान होता जा रहा है। नेक्स्ट इज़ एसिड रेन increases the acidity of the soil many crops and plants cannot grow properly in such soil. Increases toxicity of soil through deposition of heavy metals। कि एसिड जो रेन जो है वो हमारी एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज़ करती है। वो ज़्यादातर इफेक्ट जो करती है वो हमारी वेजिटेशन यानी ज़राइत के पेशे को इफ़ेक्ट करती है। कि वेजिटेशन के इफ़ेक्ट से क्या होगा कि जो एसिडिटी है सॉइल की वो इंक्रीज़ करेगी। जो ही एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज़ करेगी, एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज़ करने के लिए अगर वहाँ ज़्यादा हैवी मेटल्स मौजूद हो जाएंगे तो एसिडिटी हमारी सॉइल की उसकी फर्टिलिटी को कम कर देगी। जो ही फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कम होगी तो वहाँ क्रॉप्स का बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जो ही क्रॉप्स का बढ़ना मुश्किल होगा तो उस लिहाज से हम ये समझेंगे कि यहाँ जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि टॉक्सिसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज़ हो गई है। इसलिए वहाँ जो ट्रीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे एसिडिटी ऑफ द सॉइल की वजह से और उनकी ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाएगी। ग्रोथ रिटार्ड होने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर सकेंगे और गेट डे बाय डे ड्राई हो जाएंगे और दिन ब दिन वो ड्राई होते जाएंगे। The last point is, the last effect is acid rain directly damages the leaves of trees and plants thus limiting their growth depending upon the
on the severity of damage कि एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज करती है हमारी लीव्स को, क्योंकि लीव्स में क्या होते हैं, लीव्स के पास स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो जब एसिड रेन के क्या करेंगे, स्टोमेटा क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे वाटर को। जो ही वो वाटर अब्जॉर्ब करेंगे तो जो हैवी मेटल्स हैं वो भी इनटू द प्लांट बॉडी चले जाएंगे। जब वो इनटू द प्लांट बॉडी चले जाएंगे वो वहाँ जाके जब डिपॉजिट होंगे तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को इफ़ेक्ट करेंगे। जो ही प्लांट की फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म इफ़ेक्ट होता है तो फिर उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ उसकी फोटोसिंथेसिस से ही होती है। इसलिए जब वो फोटोसिंथेसिस का अमल ही रुक जाएगा तो फिर प्लांट्स क्या करेंगे, वो कैपेबिलिटी होंगे तो डिस्ट्रेस्ड कोल्ड और डिजीज़ क्या हो जाएंगे, उनमें डिजीज़ से कैरी आउट होंगे और वो अल्टीमेटली डेथ उनकी भी कॉज होगी। ये थी हमारी एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट्स कि इफ़ेक्ट एसिड रेन के इफ़ेक्ट कैसे और कौन कौन से इफ़ेक्ट किन किन चीज़ों पे होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ओजोन डिप्लीशन and its effects. Definition. Ozone is an allotropic form of oxygen consisting of 3 oxygen atoms। कि ओजोन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने स्टडी किया था कि एलोट्रॉपी आप प्रीवियस क्लास में स्टडी करके आए हैं कि एलोट्रॉपी क्या होता है, एक ही कंपाउंड या एक ही केमिकल की फिजिकल अपीयरेंसेस कि उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन वो फिजिकली क्या करेगा, वो टेम्परेचर के लिहाज से अपनी अपीयरेंस जो उसको जाहिर करना है उसको चेंज कर देगा। जैसे ऑक्सीजन अपनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में O2 में मौजूद होता है और O3 में भी मौजूद होता है। ये फॉर्म की जाती है इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वो formed in atmosphere, just we have studied in स्ट्रेटोस्फेयर कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमने इसकी कंप्लीट स्टडी की थी ये कैसे फॉर्म होती है। जब ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या है, हमारी सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारी सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फियर में ये प्रोसेस कैरिड आउट होता है कि जब मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन डायएटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन फॉर्म करती है और ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन को हम ओजोन कहते हैं। ओजोन प्रेजेंट होती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वो ओजोन लेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर कहाँ, ये स्ट्रेटोस्फियर के रीजन में पाई जाती है। ओजोन लेयर lies in stratosphere region about 25 to 30 kilometer away from the earth surface। कि ये 25 से 30 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर की मिड में पाई जाती है। वहाँ क्या होते हैं, ये लेयर सराउंड करती है ग्लोब को और प्रोटेक्ट करती है अर्थ को एक शील्ड के लिहाज से फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ सनलाइट। कि सनलाइट से जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं ये उसको अब्जॉर्ब करती है। जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्ट्रेटोस्फीयर में स्टडी किया था कि जो ही ये ओजोन लेयर अपने अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है
और O3 को टूटकर ऑक्सीजन डायटॉमिक और ऑक्सीजन मोनोटॉमिक फॉर्म होता है। जो ही ये फॉर्म होंगे तो फिर नेक्स्ट क्या कैरिड आउट होगा कि फिर उसी लेयर में जब जो लेस यूवी रेडिएशन होंगी उनको ऑब्जॉर्व करके फिर दोबारा ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। कि ओजोन की डीकम्पोजिशन भी उसी लेयर में मौजूद हो रही है और ओजोन की फॉर्मेशन भी उसी लेयर में हो रही है। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ से आने के लिए, क्योंकि अगर ये अर्थ में आ जाएंगी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, तो वो लिविंग ऑर्गेन्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। जब लिविंग ऑर्गेन्स को इफ़ेक्ट करेंगे, इसलिए वो जो ओजोन लेयर मौजूद है ऊपर, ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो अब्जॉर्ब करती है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब ना करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस स्किन कैंसर कॉज करेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में स्किन कैंसर कॉज करेंगे। अगर ओजोन लेयर ही मौजूद ना हो तो फिर जो जितनी भी पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको तो स्किन कैंसर होकर उनकी अल्टीमेटली डेथ वाक़या हो जाए, फिर तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे मौजूद नहीं होगा। इसी तरह ये क्या है, ये हमें सेव करती है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। और ओजोन लेयर जो है ये बहुत बेनिफिशियल है फॉर द लाइफ ऑफ अर्थ, के अर्थ के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको एक डायग्राम से स्टडी करेंगे। कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, ये जो ब्लू कलर है ये ओजोन लेयर है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और सन से आ रही हैं वो अब्जॉर्ब हो रही हैं यहाँ, और ये अर्थ से 25 to 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। इसी किलोमीटर ऊपर मौजूद होने में ये एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है, और ये अब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। लेकिन जो अब वाक़यात हो रहे हैं वो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर का खात्मा हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं। वो कैसे, जो ही अगर ओजोन होल हो जाएगा, वहाँ कोई ओजोन लेयर में कोई होल वाक़या हो जाएगा, जो ही वो होल होगा तो फिर जो ओजोन लेयर है वो होल होने के बावजूद वो वहाँ से रेस को अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। फिर जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो डायरेक्ट टू दी अर्थ आके स्किन कैंसर कॉज करेंगे। जब वो डायरेक्ट टू दी अर्थ आ जाएंगे तो फिर वो क्या कॉज करेंगे, स्किन कैंसर। और इसकी जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम आगे मज़ीद स्टडी करते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं ओजोन लेयर को। कि ओजोन क्या करती है, ये हमारी बेनिफिशियल है फॉर दी अर्थ। कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस में जब ओजोन की कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर में रिमेन करती है कांस्टेंट, तो वो सीरीज एक एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन आर O2 प्लस O3 फॉर्मेशन। कि जब ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक और ऑक्सीजन डायएटॉमिक होते हैं तो वो ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक बनाती है। ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक बनाने से क्या होगा, वो फॉर्म करेगा ओजोन लेयर। कि जो ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर होती है वो कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर में उसकी नियरली कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होने से वो क्या होगा, ऑक्सीजन जो डायएटॉमिक है, ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक है, वो ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक फॉर्म करेगा। जो ही ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक फॉर्म करेगा, ये थी उसकी फॉर्मेशन। कि यहाँ जब उसकी फॉर्मेशन होगी जब लेस यूवी रेज आर प्रेजेंट, क्योंकि जब लेस यूवी रेज प्रेजेंट है O3 O2 प्लस O, कि ये इसकी डीकम्पोजिशन हुई। डीकम्पोजिशन कब हुई, जब इसने अब्जॉर्बिंग ऑफ यूवी रेज, जब इसने यूवी रेज अब्जॉर्ब की, तो यूवी रेज अब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा, इसकी रेडिएशंस जो हैं वो अब्जॉर्ब होगी, तो फिर इसकी डीकम्पोजिशन वाक़या होगी। और डीकम्पोजिशन क्या है, ये एक ओजोन लेयर है बीइंग डिप्लीट करी है विद वेरियस केमिकल रिएक्शंस। कि केमिकल रिएक्शन से इसकी डिप्लीशन हो रही है। अब हम इसकी डिप्लीशन स्टडी करते हैं। डिप्लीशन, किसमें डिप्लीशन कैसे हो रही है, बात करते हैं हम फ्लोरोकार्बन्स CF एंड CS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये हमें कहाँ से मिलती हैं, इनकी ओरिजिनेशन है रेफ्रिजरेटर्स एंड
एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर आर द मेजर काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि इनकी वजह से क्या होता है, वो एक कंपाउंड जो लीक आउट होकर एस्केप करते हैं और डिफ्यूज़ कर जाते हैं टू द स्ट्रेटोस्फेयर। जब इनमें से कोई मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ करके डिफ्यूजन के प्रोसेस से स्ट्रेटोस्फेयर तक मई हो जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर तक होने के लिए क्या होगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं वो ब्रेक करती हैं यूवी रेडिएशंस, ब्रेक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन CfCl3। जो ही कार्बन क्लोरीन बॉन्ड CfCl3 में ब्रेक होगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होने के लिए जनरेशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो ही क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो क्या करेगा, ओजोन लेयर को इफेक्ट करेगा। ओजोन लेयर को इफेक्ट करने के लिए वो फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म इज CfCl3 यूवी रेडिएशंस, CfCl2 और क्लोरीन फ्री रेडिकल ये फॉर्म हुआ। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा, ये फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, कि फ्री रेडिकल्स की नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या करेंगे, ओजोन लेयर से रिएक्ट करेंगे। O3 ओजोन लेयर प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो ही वो रिएक्ट करेंगे वो ऑक्सीजन डायटॉमिक फॉर्म करेंगे और साथ ऑक्सीजन क्लोरेट बनाएंगे, ऑक्सीजन क्लोरेट बनाएंगे। वही OXCl पॉइंट फिर ऑक्सीजन लहदा और क्लोरीन फ्री रेडिकल रहता, कि क्लोरीन फ्री रेडिकल ने जो रिएक्ट करके बॉन्ड बनाया था वो दोबारा वो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा, वो फिर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल O2 बनाएगा। कि ये वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए क्या होगा, ओजोन की डिप्लीशन होगी। दोबारा इसको स्टडी कर लें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CfCl3 मौजूद है, क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन जो है उसने क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड बनाया और साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल मुझे मिला हमें। वो फ्री रेडिकल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या करेंगे, O3 को Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे और O2 प्लस OCl पॉइंट रेडिकल होगा। जब OCl फ्री रेडिकल होगा तो O रेडिकल जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल सेपरेट हो जाएंगे, यानी उनमें दोनों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जब उन दोनों का बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाएगा तो फिर दो जो वहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक नहीं मौजूद, ये हज़ारों की तादाद में मौजूद है। जैसे हमने बात की थी ना कि ओजोन लेयर हज़ारों की तादाद में मौजूद है, वो हज़ारों की तादाद में डिकम्पोज होती है और हज़ारों की तादाद में ही फॉर्मेट होती है। इसी तरह हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो भी वहाँ हज़ारों की तादाद में मौजूद है, जो क्लोरीन है वो भी हज़ारों की तादाद में मौजूद है। इसलिए दो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स मिलकर ऑक्सीजन डायटॉमिक बनाएंगे कि डायटॉमिक ऑक्सीजन फॉर्म करेंगे। इसलिए फिर हम ये एंड पे इसका ये रिजल्ट ले सकते हैं, अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल released by the decomposition of chlorofluorocarbons, a chlorine free radical by the decomposition of chlorofluorocarbons is capable of destroying up to lakhs of molecules of ozone layer। कि जैसे हमने प्रीवियसली बात की अभी कि एक जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, वो हज़ारों करोड़ों की तादाद में ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। कि जितने मॉलिक्यूल वहाँ मौजूद होंगे ओजोन के, वो क्लोरीन उन सब के साथ रिएक्ट करके उसका स्ट्रक्चर डिकम्पोजिशन में करेगा कि O3 के मॉलिक्यूल को O2 में डिकम्पोज कर देगा। फिर द
the region in which ozone layer depletes, the region in which ozone layer depletes is called ओजोन होल। कि ऐसा रीजन जहाँ ओजोन की डिप्लीशन वाक़या होगी वहाँ एक ओजोन होल क्रिएट होगा। जैसे हमने प्रीवियसली डायग्राम में ऑब्जर्व किया कि यहाँ जो ओजोन होल क्रिएट हो रहा है ये ओजोन डिप्लीशन का रीजन है। यहाँ जो होल क्रिएट हुआ ये ओजोन डिप्लीशन का रीजन था। तो यहाँ क्या हुई थी, ओजोन की डिप्लीशन वाक़या हुई थी। इसी तरह जो ओजोन डिप्लीशन सबसे पहले नोटिस की गई वो अंटार्कटिका में 1980s में नोटिस की गई कि 1980s में क्या हुआ, ओजोन की डिप्लीशन अकर की। लेकिन 1990s में डिप्लीशन जो रिकॉर्डेड की गई है वो आर्कटिक ओशन पे भी की गई है कि आर्कटिक ओशन जो है वहाँ भी डिप्लीशन हो रही है। ये आज से तकरीबन 30 to 40 ईयर्स बैक की बात है। तो अब 2020 में वो कब तक होगी डिप्लीशन कि आया क्या है, क्लोरीन फ्री मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, उसको डिप्लीट करते जा रहे हैं। इसलिए आजकल जो है स्किन कैंसर के केसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली हम अर्थ पर आ रही हैं। जब वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी तो वो क्या करेंगे, वो स्किन कैंसर से कॉज करेंगे। ये थी मेन रीजंस जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है। नेक्स्ट हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन स्टडी करते हैं। Effects. First one, depletion of ozone enables ultraviolet radiations of sun टू रीच अर्थ। के डिप्लीशन की वजह से क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो अर्थ पे आ रही हैं। अर्थ पर विद दैट कॉज स्किन कैंसर, कि वो क्या कॉज कर रही हैं, स्किन कैंसर। इन ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स में भी ये मज़ीद मेजर डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। क्यों, सिर्फ डिप्लीशन ऑफ ओजोन की वजह से। और डिप्लीशन ऑफ ओजोन की मेन रीज़न सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड ओजोन लेयर। Decreased ozone layer will increase infectious disease like मलेरिया। कि ओजोन लेयर की मज़ीद डिक्रीजिंग की वजह से वो क्या करेगी, एक इन्फेक्टियस डिजीज़ जो मलेरिया है वो काज करेंगी इन ह्यूमंस। It can change, next is it can change the life cycle of plants, disrupting the food chain। कि ये प्लांट्स को किस तरह इन्फेक्ट करेगी, कि प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है जिसके ज़रिए वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगी। जो ही ये उस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगी उसकी इफ़ेक्टनेस की वजह से क्या होगा कि जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है उसकी इफ़ेक्टनेस की वजह से प्लांट्स जो हैं डिस्टर्ब्ड होंगे। अगर प्लांट्स डिस्टर्ब होंगे तो प्लांट्स की जो फूड चेन है वो नहीं अकर करेगी। और जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फूड चेन नहीं अकर करती तो वो अल्टीमेटली उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो फिर ये क्या करेगा, ये प्लांट्स की डेथ कॉज करेंगी ये यूवी रेडिएशंस। इट कैन चेंज wind patterns, climate changes,
कि ये क्या कर सकते हैं, ये विंड पैटर्न चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो डायरेक्टली अर्थ पर रिसीव हो रही हैं उनकी वजह से क्या करेगा, ये रेडिएशंस कॉज करेंगे। जब रेडिएशंस क्या करेंगे, वो विंड पैटर्न चेंज करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने प्लांट्स को इफ़ेक्ट कर दिया तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स और ट्रीज जो फॉरेस्ट हैं वो चेंज करते थे विंड पैटर्न। उनकी वजह से जो विंड थी वो उसका जो क्लाइमेट था वो प्लेजेंट रहता था। लेकिन अगर ये प्लांट्स को, ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को इफ़ेक्ट करेंगे तो उनकी इफेक्टनेस की वजह से क्लाइमेट भी इफ़ेक्ट होगा। लेकिन ज़्यादातर जो इफेक्टनेस हो रही है वो एशिया और पैसिफिक इफेक्टेड रीजन्स है, क्योंकि उनमें क्लाइमेट जो इंड्यूस्ड माइग्रेशन हो रहा है पीपल क्राइसिस में, कि यहाँ जो है डिप्लीशन ज़्यादा हो रही है। डिप्लीशन होने की वजह से जो ये एरियाज़ हैं, यहाँ जो ओजोन होल्स हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज कर गई है। ये है इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन लेयर क्या है, उसकी डिप्लीशन कैसे वाक़या होती है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उसके क्या क्या इफ़ेक्ट मज़ीद होंगे। ये था हमारा चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर स्टडी किया। अब हम इसके एक कंसेप्चुअल डायग्राम को स्टडी करते हैं। कंसेप्चुअल डायग्राम इज द फ्लो डायग्राम। ये क्या होता है, ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू होता है। इसी पूरे चैप्टर के ओवरव्यू में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि हमने एटमॉस्फेयर स्टडी की। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक का पॉइंट था वो एटमॉस्फेयर था। उसमें हमने नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के एटमॉस्फेयर स्टडी करने के बाद हमने एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स स्टडी की। 4 लेयर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। फिर हमने देखा कि इनकी जो डिस्टेंस है, कितने कितने डिस्टेंस पे ये मौजूद हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है वो 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक मौजूद है, 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक मौजूद है। फिर हम इसकी टेम्परेचर रेंज स्टडी की कि 17 डिग्री सेल्सियस से -58 डिग्री सेल्सियस तक ये मौजूद है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, यानी ट्रोपोस्फीयर के फ़ौरन बाद स्ट्रेटोस्फीयर मौजूद है। इसकी टेम्परेचर रेंज इज -58 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। यूँ ही एल्टीट्यूड में इंक्रीज़ हुआ है, टेम्परेचर में भी इंक्रीज़ हुआ है। हमने टेम्परेचर में इंक्रीज़ किसकी वजह से पढ़ा, टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर में इंक्रीज़ करने के लिए। इसी तरह जो नेक्स्ट हमने स्टडी किया वो है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर तक मौजूद होती है, 50 किलोमीटर टू 85, और इसके टेम्परेचर रेंजेस है -93 डिग्री सेल्सियस, कि फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया है क्योंकि अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ हुई है। उसकी इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर फिर डिक्रीज़ हो गया है। उसके बाद जो हमारे पास थर्मोस्फेयर है 85 टू 120 किलोमीटर, जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी 85 किलोमीटर तक -93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जो हम इंक्रीज़ करेंगे एल्टीट्यूड में तो टेम्परेचर में भी इंक्रीज़ आएगा। इसी तरह फिर हमने स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद थे। एयर पोल्यूटेंट्स में हमने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन स्टडी किया। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में हमने स्टडी किया कि इसकी सोर्सेज क्या हैं। इसकी सोर्स में हमने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की सोर्स में कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, वोल्केनिक एरप्शंस और फॉरेस्ट फायर्स, कि ये सारी सोर्सेज क्या करती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि जो कॉजेज़ कॉज करेंगे वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या है, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हाई होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ग्लोबल वार्मिंग भी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या हो गई, एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं। इसी तरह जो एयर पोल्यूटेंट्स में हमने सेकंड पोल्यूटेंट स्टडी किया वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। और सल्फ़र ऑक्साइड्स में हमने SO2 और SO3 की बात की। उसके बाद हमारे पास जो सोर्सेज थे वो थे कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स में हमने 3 फॉसल फ्यूल स्टडी किए, कोल, पेट्रोलियम गैस एंड नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
फिर वॉल्केनिक eruptions में और फॉरेस्ट फायर्स में। इसके कॉजेज में हमने एसिड रेन स्टडी की। एसिड रेन के बाद हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्टडी किए। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमने सोर्सेज में कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंटरनल कंबशन इंजन्स और कॉजेज एसिड रेन के ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दोनों क्या फॉर्म करते हैं, एसिड रेन। और एसिड रेन के आगे मज़ीद जो इफ़ेक्ट थे वो है हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ। ये हैवी मेटल जैसे एल्युमिनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम, जिंक वगैरह ये क्या है, ये सारे वहाँ एसिड रेन में मौजूद होते हैं। और मौजूद होने की वजह से वो क्या करते हैं, जब वो लेक्स में या रिवर्स में आते हैं तो ड्रिंकिंग पर्पजेस की वजह से वो इन द बॉडी चली जाती हैं। और एक्वाटिक लाइफ में एल्युमिनियम आइंस मौजूद होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो क्लॉग करते हैं फिशेस को। जो ही वो फिशेस को क्लॉग करते हैं तो क्लॉगिंग ऑफ फिशेस से क्या होता है, उनके गिल्स को क्लॉग कर देते हैं। और क्लॉगिंग करने की वजह से जो नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया, डैमेजिंग बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड क्रॉप्स, कि ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं बिल्डिंग को, प्लांट को और क्रॉप्स को। नेक्स्ट, इंक्रीज सॉइल एसिडिटी, ये सॉइल की एसिडिटी भी इंक्रीज़ करते हैं जिससे हमारी वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और फिर प्लांट्स और जो ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो रही है। इन द लास्ट हमने स्टडी किया ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ओजोन लेयर लाई करती है 25 to 30 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस से ये 25 to 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर इसमें डिप्लेशन क्या हो रही है, डिप्लेशन यानी कि ओजोन की एक लेयर जो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे मौजूद है वहाँ होल्स पाए जा रहे हैं, वहाँ होल्स हो रहे हैं। होल्स होने की मेन रीज़न जो क्या है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs। तो डिप्लेशन जो काज होती है वो कहती है ओजोन होल, कि कहीं से भी अगर गैस जो है डिप्लीट हो गई है यानी उसमें सुराख हो गया तो फिर हम उसको ओजोन होल कहेंगे। इसी तरह जो ओजोन होल हो रहा है उससे क्या हो रहा है, यूवी रेडिएशंस जो अर्थ पे आ रही हैं वो डायरेक्टली आ रही है। डायरेक्टली आने से क्या होगा, इफ़ेक्ट्स जो उसके हो रहे हैं उन इफ़ेक्ट्स में हमने सबसे पहले स्टडी किया स्किन कैंसर, कि स्किन कैंसर एज वेल एज ह्यूमंस एंड एज वेल एज एनिमल्स को हो रहा है, कि ये स्किन कैंसर और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। इसी तरह इन्फेक्टेड डिजीज़ लाइक मलेरिया कॉज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, कि वेदर चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अगर ओजोन हेयर से जो यूवी रेडिएशन है वो प्लांट्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर वो प्लांट्स और ट्रीज़ को मज़ीद इफ़ेक्ट करते रहेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगी। इसी तरह वो डिस्टर्ब कर रहा है फूड चेन। फूड चेन को किस में डिस्टर्ब कर रहा है, प्लांट्स और ट्रीज़ में। अगर फूड चेन प्लांट और ट्रीज़ की डिस्टर्ब हो रही है तो जो हर्बीवोर्स हैं जो प्लांट और ट्री से फूड लेते हासिल करते हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह फिर ये क्या है, पूरी की पूरी फूड चेन इफ़ेक्ट हो रही है। ये थी हमारी कंसेप्चुअल डायग्राम स्टडी अबाउट द चैप्टर ऑफ एटमॉस्फेयर। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।